हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो हमारे पास होने वाली है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए और इसमें हम लोग आज देखेंगे आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस, जिसका एक टॉपिक रहता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। देखिए सॉल्युबिलिटी वाला जो टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में हमारे पास दो चीजें रहती हैं, एक होती है सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी और एक होती है गैसेस की सॉल्युबिलिटी। तो आज की वीडियो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में होने वाली है लिक्विड्स में, क्योंकि सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को और एक इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं इसको। देखो अपने पास जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस के लिक्विड्स में, जैसे आपको सॉल्युबिलिटी टर्म का जो मीनिंग है, पहले मैं मीनिंग की बात कर लेता हूं कि सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है। देखो अगर मीनिंग की बात करी जाए, सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट एट अ टाइम डिसॉल्व हो सकता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं अपने पास सॉल्युबिलिटी। अगर ये गैसेस के लिए होगा तो गैसेस में हम लोग क्या करते हैं, गैसेस को यूजुअली जब उनकी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करी जाती है तो या तो वहां पर वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है या फिर हम लोग उसका मोल फ्रैक्शन कंसिडर करते हैं। मास जैसी क्वांटिटी को हम लोग ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं गैसेस के लिए। तो इसलिए गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, अगर आप उसके डेफिनेशन पे नजर डालेंगे तो इसके डेफिनेशन में भी आपको क्या लगा हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब, और देखो सेंटीमीटर क्यूब को ही ना हम लोग ml कहते हैं। तो ये असलियत में क्या है, गैस का वॉल्यूम जो कि ml में है। कह रहे कितना ml वॉल्यूम गैस का डिसॉल्व हो सकता है किसी फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड में। और ये लिक्विड क्या रहा होगा हमारे पास, ये लिक्विड आपके पास रहा होगा सॉल्वेंट, जिससे कि आगे क्या बनेगा, जिससे आगे आपके पास बनेगा एक सैचुरेटेड सोल्यूशन, या फिर मैं भी सोल्यूशन कह सकता हूं। सैचुरेटेड सोल्यूशन आप लोगों को पता होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन भाई अपने पास क्या होता है, जहां पर आपके पास अब और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता है किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, जब तक कि मेरे पास शर्त है कि मैं टेम्परेचर ना बढ़ाऊं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी में वेरिएशन देखने को मिलती है, उसी के बारे में आज हमको ये सब पढ़ना है। अब यहाँ पर ये जितनी भी चीजें चल रही है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि जो मैं गैस का वॉल्यूम ले रहा हूं वो एसटीपी पर ले रहा हूं। एसटीपी पर क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको एक चीज पता होगी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ये कितना वॉल्यूम बनाती है, ये बनाती है 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर अपने पास इसका वॉल्यूम रहता है। और अगर मैं बात करूं एसटीपी पर, जो आपके पास एसटीपी है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर मैं टेम्परेचर की ही बात करूं इसमें, तो टेम्परेचर रहता है यहां पर हमारे पास 273 केल्विन, जिसको आप 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हो। वैसे भाई अपने पास 273.15 होता है, बट कोई नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस लेकर के चल लेते हैं। एंड व्हाट इज प्रेशर एट एसटीपी, प्रेशर होता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 atm प्रेशर, ये हो गई अपने पास एसटीपी की कंडीशन। तो कहते हैं कोई भी गैस का 1 मोल अगर आप लेके आओगे, फर्क नहीं पड़ता है गैस कौन सी है, उसका 1 मोल कितना आपके पास वॉल्यूम बनाएगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी। देखो अब सॉल्युबिलिटी जो है वो गैसेस की है, तो अब जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है जो कि किसी पर्टिकुलर लिक्विड में आज हम लोगों को पढ़नी है, इसके फैक्टर से शुरुआत करते हैं। से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपने पास गैसेस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर लिक्विड में। देखो आपके पास जो गैस है, अब सीधी सी बात है, उसके लिए सबसे पहला फैक्टर तो यहाँ पे यही लगा हुआ है कि नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में टेम्परेचर और प्रेशर आया होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर से जो है ये ज्यादा अच्छे से इफेक्ट होती है। देखो टेम्परेचर और प्रेशर भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो मेरे पास ना एक सेकेंडरी फैक्टर होता है हमेशा सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए। सॉल्युबिलिटी जब भी चेक करी जाएगी, सबसे पहले नेचर देखा जाएगा गैस का और सॉल्वेंट का। और आज आप इसको बहुत ध्यान से समझना कि ऐसा क्यों होता होगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर आ रहा है, सबसे पहला फैक्टर है अपने पास द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। तो शुरुआत इसी से ही करते हैं, द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट, कि गैस का जो नेचर है और उसके साथ साथ जो सॉल्वेंट का नेचर है वो कैसे आपके पास गैसेस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। देखो अगर मैं नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट में बात करूं, आपको पता है कि अपने पास जो सॉल्युबिलिटी का रूल है, केमिस्ट्री का ये फेमस रूल है सॉल्युबिलिटी का रूल। और सॉल्युबिलिटी रूल क्या होता है, आपके पास एक लाइन आपने सुनी होगी, बहुत ही ज्यादा फेमस है केमिस्ट्री में, तो ये इसका नाम है लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है भाई, अपने पास ये आ गया लाइक डिसॉल्व लाइक। लेकिन ध्यान रहे जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है ना, गैसेस की सॉल्युबिलिटी में आप ये वाला रूल गलती से भी मत लगा देना, क्योंकि अगर आपने ये वाला रूल लगाया तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, क्यों फेल हो जाएगा, अभी आज हमें उसी के बारे में पढ़ना है। तो ये वाला रूल हम लोग गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। अब मैं यहां पर शुरुआत करता हूं आपके पास इस रूल की, जहां पर सॉल्वेंट की पहले एक नेचर फिक्स कर देते हैं। चलो मैं मान करके चल रहा हूं जो अपने पास सॉल्वेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट जो लिक्विड सॉल्वेंट अपने पास वो वाटर ले लिया। आपने जिन गैसेस के बारे में आज तक ज्यादा सुना हुआ होगा वो होंगी हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और O2 गैस। ठीक है, और भी कई गैसेस जिनके बारे में आप ज्यादा सुनते हो। लेकिन आपको पता है ये जो मेरे पास गैसेस है ना,
ये वाटर में बहुत हाईली सॉल्युबल नहीं है, ये थोड़े बहुत एक्सटेंट तक ही सॉल्युबल होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि दीज गैसेस आर सॉल्युबल ओनली अप टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, जबकि इससे ज्यादा के बारे में तो आज तक हमें पता ही नहीं था। हम लोग तो यही सुनते आते थे भाई पानी में क्या होता है, पानी में आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तभी तो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो वहां पर एग्जिस्ट कर पा रही है, क्योंकि पानी में अगर वो सांस ले रहे हैं तो कैसे ले रहे होंगे, ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व है। लेकिन ये जो गैसेज हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि आपको आपके एटमॉस्फेयर में भी मिल जाएंगी, ये इतनी ज्यादा सॉल्युबल नहीं है वाटर में। इनसे ज्यादा जो सॉल्युबल अपने पास गैसेस है, अब जरा उन पे देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी गैसेस है। जैसे अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इवन CO2, ये जबकि ज्यादा है। और CO2 की भी अगर मैं बात करूं तो उससे पहले एक और गैस यहां पर देखते हैं, जैसे अपने पास होती है SO2, जबकि ये अपने पास ज्यादा सॉल्युबल है SO2 को अगर मैं यहां पर देखूं। अब क्यों है, इसका भी रीजन देख लेते हैं। मैं यहां पर कुछ अब केमिकल इक्वेशंस लिखने जा रहा हूं। क्या पता आप लोगों ने इससे पहले केमिकल इक्वेशन देखी हो, नहीं भी देखी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां पर तो हमें उसे पढ़ना ही है। क्या आपने कभी इस बारे में पढ़ा है, अगर अमोनिया को वाटर में मिलाया जाए तो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जिसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड? पता है आपको या नहीं पता? अगर नहीं पता तो आज ध्यान रख लेना। SO2 की बात कर लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में मिलाया जाएगा तो यहां पर एक एसिड बनता है। ऐसा कौन सा एसिड आप लोगों ने सुना है आज तक जिसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन मिली हुई हो? H2SO4, सबके दिमाग में H2SO4 आ रहा होगा। H2SO4 नहीं बनाना है, यहां पे बनेगा H2SO3, और इसका नाम होता है अपने पास सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मत बना देना यहाँ पे। ठीक है, SO2 को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर क्या बनता है अपने पास, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। और वैसे ही ऊपर ये क्या बना था, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा मेरे पास, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनते हुए देख लिया, सल्फ्यूरस एसिड बनते हुए देख लिया। अब ये क्यों बन पाए, आप इसके पीछे रीजन समझो कि ये क्यों बन पा रहे हैं। क्या ये जो कंपाउंड्स है मेरे पास विच इज अमोनिया एंड SO2, ये वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, ये वाटर के साथ क्या केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करके क्या बना दे रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दे रहे हैं और सल्फ्यूरस एसिड बना दे रहे हैं। अब HCl होता है, जैसे अगर आपको पता होगा HCl को अगर मैं पानी में डालूं, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब HCl पानी में जाती है, जब हाइड्रोजन क्लोराइड पानी में जाता है तो वो वहां पर एक्वस, जब वो एक्वस मीडियम में डिसॉल्व होता है तो वहां पर अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसको कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलेगा भाई, ये अपने पास सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड है। नॉर्मली अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करूं तो हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आप HCl को वाटर में ले जाकर के आयोनाइज करने की कोशिश करते हो तो ये HCl एक्वस मीडियम में आ जाएगी। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है अपने पास, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गई, जबकि इधर ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये गैस था, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड कैसा है, गैस, जबकि ये कैसा हो गया अपने पास, एक्वस। तो क्या ये सभी कंपाउंड्स वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट कर सकते थे? अब ऊपर बचे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर सकते। तो आपने इस पूरे जितना भी अभी तक हमने ये चीज पढ़ी, क्या इसमें कहीं भी देखा मैंने लाइक डिसॉल्व लाइक की बात करी हो, मतलब पोलर पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर में, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। अगर ऐसा होता ना तो आपके पास जैसे ये वाटर है, आप ये देखो कि वाटर क्या है, वाटर तो पोलर नेचर का है। क्या सल्फर डाइऑक्साइड पोलर है क्या? ये सल्फर डाइऑक्साइड तो हम लोगों को पोलर में नहीं पढ़ाया या आयोनिक में तो नहीं पढ़ाया भाई। ये आपके पास HCl है। अब HCl क्या होता है, HCl आपको पता होगा, HCl एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। अब यहां पर कई जगह आपको देखने से अगर ऐसा लगे कि सॉल्युबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है तो वो सॉल्युबिलिटी रूल से ऊपर आप इस चीज को प्रायोरिटी देना कि वो गैस पानी के साथ केमिकली एक्टिव है या नहीं है, मतलब केमिकली रिएक्ट कर रही है नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग ये वाला रूल यहां पर नहीं लगा सकते, ये हर जगह काम नहीं करेगा। मैं आपको CO2 का एग्जांपल दे देता हूं। देखो अभी मैंने CO2 का यहाँ पे क्यों नहीं लिखा था, उसके पीछे रीजन ये है कि CO2 नॉर्मल कंडीशंस में तो डिसॉल्व नहीं होगी वाटर में। CO2 और वाटर की अगर रिएक्शन हो तो यहाँ पर एक एसिड बनता है जिसका नाम होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड है अपने पास। अब CO2 कैसी है, CO2 तो नॉन पोलर नेचर की है, जबकि वाटर क्या है, वाटर तो पोलर है। ये आप पढ़ के आ चुके हो, 11th में पढ़ लिया है आपने। एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो फिर तो नॉन पोलर को पोलर में डिसॉल्व ही नहीं होना चाहिए था। बट यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो प्रेशर है आपके पास वो थोड़ा सा हाई प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आप कंज्यूम करते हो, कार्बोनेटेड बेवरेजेस कहते हैं जिनको हम,
जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है मार्केट में, आप कोई सी भी अगर वहां पे पी रहे हो तो उसके अंदर कार्बोनिक एसिड ही प्रेजेंट है, इसलिए आपको उसका स्पिरिटेड टेस्ट आता है या एक एसिडिक टेस्ट आता है, इसलिए आपको पीने में अच्छी भी लगती है वो। नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ चीनी का पानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाल के दे रही है कंपनी उसमें। तो ये जो कार्बोनिक एसिड बना, ये कार्बोनिक एसिड क्यों बन पाया? कार्बोनिक एसिड इसलिए बन पाया क्योंकि CO2 वाटर में डिसॉल्व हो सकती है। तो मैंने नेचर तो नहीं स्टडी करा कि ये पोलर है नॉन पोलर है, जबकि मैंने क्या देखा, ये केमिकली रिएक्ट कर रही है। तो इसका मतलब जो नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट है, मुझे बस यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि इफ गैस इज केमिकली रिएक्टिव, अगर आपकी गैस केमिकली रिएक्टिव है लिक्विड के साथ, देन हम लोग मान लेंगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई थी। आई बात समझ में? तो यहां पर लाइक डिसॉल्व्स लाइक से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है वो हो रहा है केमिकल रिएक्शन का। अगर आपका कंपाउंड जो कि गिवन गैस है, अगर वो वाटर में जाकर के केमिकली रिएक्ट कर सकती है, तो इससे ही उसकी जो अपने पास उससे जो अपने पास इसकी सॉल्युबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट भाई यहां पर नहीं चलेगा, यहां पर हम लोगों को इस चीज पे जाना पड़ेगा। अब यहां पर जैसे मैंने ये जितनी भी गैसेस लिखी, अगर आप इसमें देखो कि ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, आपने बोला है वाटर में उतनी सॉल्युबल नहीं है जितनी ये ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इनको इथाइल अल्कोहल में डालूं, अगर मैं एथेनॉल में डालूं, तो ये एथेनॉल में ज्यादा सॉल्युबल होंगी, जबकि एथेनॉल में ये लोग अब कम सॉल्युबल निकल करके आएंगे। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन इनकी रिएक्टिविटी का। ठीक है, तो रिएक्टिविटी जो है वो आपके पास किस पे डिपेंड करती है? गैस पे तो डिपेंड कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड कर रही है। तो इसलिए सॉल्वेंट का नेचर जानना भी उतना ही जरूरी है। अभी वाटर लिया था मैंने सॉल्वेंट, अब जरा थोड़ी देर के लिए वाटर को हटा देंगे। तो मैं वाटर को हटा रहा हूं, एथेनॉल को लेकर के आ रहे हैं। अब एथेनॉल के साथ चेक करते हैं जरा। तो अब एथेनॉल की बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर जो सॉल्वेंट है आपके पास वो चेंज कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन गैस की बात करूं, तो पहले मैं यहाँ पे एथेनॉल लिख देता हूं। इस बार मैं पहले एथेनॉल लिख रहा हूं, C2H5OH। सभी को पता होगा एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, अल्कोहल है अपने पास ये। तो ये जो इथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल है, अगर मैं इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता हूं, ये क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन कराया जाए, तो अगर मैं उसको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा हूं, फुली ऑक्सीडाइज कर दूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ CO2 और वाटर बनाएगा, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं निकलता। सिर्फ CO2 निकलेगी और वाटर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसमें जो इथाइल अल्कोहल है, जो एथेनॉल है, इसमें ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, ये CO2 और वाटर की फॉर्मेशन कर रही है। तो ये जो ऑक्सीजन था, ये वाटर में तो इतना सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एथेनॉल के साथ ये केमिकली रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी इसमें ज्यादा है, मीडियम में। और वही जो गैसेस अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, वो एथेनॉल में इतनी सॉल्युबल निकल करके नहीं आएंगी। क्यों? केमिकली रिएक्टिव ना होने के कारण। ये तो केमिकली रिएक्टिव है, कंपाउंड की फॉर्मेशन करके दे रहा है आपको, तो इसलिए इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई अपने पास? एथेनॉल में ज्यादा निकल करके आ गई। तो सीधी सी बात है, नेचर ऑफ द गैस और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट दोनों पे ही डिपेंड करेगी आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड। तो आई होप आपको ये पहले वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सेकंड वाला इस पे चलते हैं, जहां पर जो सेकंड फैक्टर है विच इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है। आप लोगों को जितना टेम्परेचर के बारे में अभी तक पता होगा, वो ये पता होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लेकिन जिन बच्चों ने मेरा ये पिछला वाला वीडियो देखा हुआ है, वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमारे पास जो डिसोल्यूशन होता है किसी भी सब्सटेंस का, दो तरीके का होता है, या तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि ये जो डिसोल्यूशन है ना गैसेस का, मतलब जो डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग गैस को किसी सॉल्वेंट में, आपको पता है ये कौन सा प्रोसेस है? ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? किन बच्चों को पता है कि ये अपने पास एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होता है? तो ये अपने पास होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी गैसेस आपके पास किसी लिक्विड में डिसॉल्व होंगी, वो क्या करेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फॉलो करने का मतलब है जो इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज अपने पास कैसा आएगा? यहां पर इंथैल्पी चेंज आएगा ग्रेटर देन जीरो। क्यों आ रहा है ग्रेटर देन जीरो? क्योंकि भाई जो फाइनल इंथैल्पी है सिस्टम की वो ज्यादा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है यहाँ पर हीट को बाहर फेंक रहा है। जो इंथैल्पी चेंज अपने पास वो कैसा आएगा यहाँ पर? लेस देन जीरो। अब इंथैल्पी चेंज यहाँ पर लेस देन जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी जो फाइनल इंथैल्पी है सिस्टम की वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जितनी भी हीट प्रेजेंट थी वो तो बाहर फेंक दी गई होगी। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एक्सोथर्मिक में आपके पास इवोल्यूशन होती है हीट की, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, और एंडोथर्मिक होता तो टेस्ट ट्यूब आपकी ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसमें टेस्ट ट्यूब गर्म क्यों पड़ती है? क्योंकि सिस्टम हीट को बाहर फेंक देता है। तो फाइनल इंथैल्पी कम हो गई, पहले इंथैल्पी ज्यादा थी, तो जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करूंगा तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो। तो जो गैसेस का डिसोल्यूशन है लिक्विड में वो एक्सोथर्मिक है, मतलब ये तो खुद ही हीट बाहर फेंक रहा है।
तो आप मुझे बताओ क्या इनको टेम्परेचर की जरूरत है क्या डिसॉल्व होने के लिए? नहीं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा करके दे दोगे ना, उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप इसके रिवर्स काम करना चाह रहे हो। ये प्रोसेस नेचुरली जैसा आकर हो रहा है, आप इसका रिवर्स काम कर रहे हो। तो होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से जो सॉलिबिलिटी है वो कम होने लगेगी। तो ध्यान रखना ये बात कि अपने पास जो सॉलिबिलिटी है गैसेस की लिक्विड में, ये अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अपने पास जो सॉलिबिलिटी है वो क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल आपको बताता हूं। कोल्ड ड्रिंक्स के भी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी। कार्बोनेटेड बेवरेजेस जितनी भी आती हैं आपके पास, इंक्लूडिंग बियर, शैंपेन, इन सब में क्या प्रेजेंट है? इन सब में कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है, तभी आपको एक बढ़िया सा टेस्ट करके दे रहे हैं वो। अब उसके अंदर जो कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है वो बन कैसे रहा था? मैंने कहा भाई वो तो CO2 और वाटर की रिएक्शन से बन रहा था। तो CO2 और वाटर भाई अपने पास रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कार्बोनिक एसिड। तो आपको बड़ा मजा आ रहा है वो कोल्ड ड्रिंक पीने में, भाई बहुत बढ़िया टेस्ट कर रहे हैं, और कहते हैं भाई जितनी ठंडी लेके आओ उतना बढ़िया है। बियर होती है, तो आजकल के बच्चे बियर नहीं पीते, आजकल के बच्चे पीते हैं चिल्ड बियर। बियर के साथ भी आपने एक टर्म देखी होगी, बियर अलग चीज और चिल्ड बियर होना अलग चीज है। चिल्ड ही क्यों पिया जा रहा है बियर को, या कोल्ड ड्रिंक्स भी अपने पास ये चिल्ड क्यों पी जा रही है? रीजन क्या है इसके पीछे? देखो, ये जो CO2 है, ये CO2 ने जो वाटर में डिसॉल्व करी हुई है, उसने कार्बोनिक एसिड बना रखा है। जब आप इसको फ्रिज में रखोगे तो फ्रिज में क्या है? फ्रिज में अपने पास टेम्परेचर कम है, और अगर मेरे पास टेम्परेचर कम होगा तो जो सॉलिबिलिटी है गैसेस की उस पर्टिकुलर लिक्विड में, उस बॉटल में, वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। तो भाई ज्यादा से ज्यादा CO2 अभी आपके पास उस लिक्विड में एंट्रैप हो रखी है, अच्छे से कार्बोनिक एसिड बना रही है और आपको बढ़िया टेस्ट करके दे रही है। जहां आपने उसे फ्रिज से बाहर निकाल करके रखा रूम टेम्परेचर पे, भाई अब क्या होगा? अब तो मजा ही नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा? क्योंकि जो कार्बोनिक एसिड बन रहा था वो क्यों बन पा रहा था? CO2 डिसॉल्व हो रही थी, लेकिन बाहर तो टेम्परेचर ज्यादा है। अब जो बाहर टेम्परेचर ज्यादा है वो CO2 बाहर आने लगेगी, और अब कम CO2 डिसॉल्व हो रखी है तो कार्बोनिक एसिड भी कम बनेगा और अब आपको टेस्ट भी खराब आएगा। तो ये CO2 वाटर में जाकर के कार्बोनिक एसिड बना रही है। अब देखो हो क्या रहा होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि भैया आपकी बॉटल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगी होती है? यहाँ पर इसको हम लोगों ने सील कर रखा होता है कैप से। अब इसके अंदर यहाँ पर ये जो अपने पास सोल्यूशन प्रेजेंट है, जो भी कार्बोनेटेड बेवरेज आप कंज्यूम कर रहे हो, आप कोई सी भी यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो, सब में एक ही चीज है, ये शुगर सोल्यूशन है। इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले हैं जो कि आपको बढ़िया बढ़िया टेस्ट करके दे रहे हैं। कोई ऑरेंज टेस्ट करके दे रहा है, कोई एप्पल का टेस्ट करके दे रहा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें जो ऊपर वाली साइड है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर CO2 इंट्रैप है। फिर ये CO2 क्या हो रही है? जब इसको हाई प्रेशर पे, जब इसको कंपनी ने हाई प्रेशर पे सील करा, तो हाई प्रेशर पे सील होने पे क्या हुआ? इसने जाकर के नीचे वाटर के साथ रिएक्शन करी और क्या बना दिया? कार्बोनिक एसिड। इसलिए ऊपर इसमें ये जगह छोड़ी हुई होती है, और जैसे ही आप ये बॉटल को ओपन करते हो वो प्रेशर रिलीज होता है। अब प्रेशर रिलीज होता है तो क्या होता है? ये CO2 बाहर आती है, और जब भी CO2 बाहर आती है तो CO2 की प्रेजेंस को डिटेक्ट कैसे करते थे हम लोग? ब्रिस्क एफरवेसेंस से। ये आपने बचपन में नाम सुना होगा ब्रिस्क एफरवेसेंस का। तो ये जो अपने पास CO2 बाहर आ रही है, इसलिए आपको वहां पे फिज करके एक साउंड आता है, जो फिजी साउंड है, और जो बबल्स की फॉर्मेशन है वो इस बात को यहाँ पर अपने पास एविडेंट करती है कि यहाँ से CO2 रिलीज हो रही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं आपके पास, उन सब में क्या प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिक एसिड। इसी के कारण आपको कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीने में बहुत बढ़िया लगती है। तो आई होप आपको ये वाला चीज आप अच्छे से समझ आ गया होगा, टेम्परेचर के साथ ये कैसे इफेक्ट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले फैक्टर पे। तो यही रीजन होता है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जब इसको मैं फ्रिज में ठंडा करके रखूं, या जो बियर है इसको जब चिल्ड हम लोग कंज्यूम करते हैं, तभी आपको बढ़िया टेस्ट करके देती है, क्योंकि उस समय उसमें कम टेम्परेचर पे ज्यादा CO2 डिसॉल्व है, जो कि कार्बोनिक एसिड बना के आपको स्पिरिटेड टेस्ट दे रही है। चलिए नेक्स्ट अपने पास देख लेते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर यहाँ पे कैसे इफेक्ट करता है। देखो पहले आपको एक चीज यहाँ पर बता देता हूं कि ये जो प्रेशर है, प्रेशर के अंदर ना हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। अब ये जो हेनरीज लॉ है वो यहीं से शुरुआत होगी आपके पास। हेनरीज लॉ की काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आज मैं हेनरीज लॉ को इसमें कवर नहीं करूंगा। मैं हेनरीज लॉ के लिए एक सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हेनरीज लॉ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि उसकी एप्लीकेशन भी समझ सके। तो आप लोग अभी सिर्फ इस फैक्टर पे ध्यान देना कि भाई प्रेशर का काम क्या है। देखो प्रेशर कर क्या रहे, जैसे आप ये पहले वाला यहाँ पर ये डायग्राम देखो, ये मेरे पास नीचे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर ये पूरा मेरे पास नीचे यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट है विच इज लिक्विड। इसके ऊपर ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये जितने भी मॉलिक्यूल्स बने हुए, मॉलिक्यूल्स किसके हैं? अभी गैस के। ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं अभी ये कंटेनर में बाहर घूम रहे, मतलब इसमें डिसॉल्व नहीं हो रखी है गैस। और ये मॉलिक्यूल्स जो अंदर प्रेजेंट है ये कौन से हो गए? भाई जो गैस के मॉलिक्यूल्स जाकर के लिक्विड में डिसॉल्व हो चुके हैं, ये वो है। और अभी आप देख सकते हो उसमें एयर गैप काफी है। ये क्या है मेरे पास? ये हो गया मेरे पास एयर गैप, क्योंकि ये जो कंटेनर है ये भी ऑलमोस्ट मेरे को ऐसा दिख रहा है खाली ज्यादा है, भरा कम है। ठीक है, इसमें पानी कम है और उससे ज्यादा एयर गैप है। अब आपने क्या करा? आपने इस पे प्रेशर लगाया। ठीक है, यहां पे आपने प्रेशर लगाया, इस पिस्टन को प्रेस करा और आप देखो नेक्स्ट उसमें ये थोड़ा और नीचे आ गया।
अब जब ये नीचे आया तो यहाँ पर एयर गैप कम हो गया या नहीं हो गया पहले से, बताओ मेरे को, क्या ये देख के आप बता पा रहे हो कि यहाँ पर कम एयर गैप है? बिल्कुल है, कम एयर गैप है तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स जो थे लिक्विड के और पास आ गए, जो डिसॉल्व नहीं हो रखे थे। तो अब ज्यादातर मॉलिक्यूल्स कहां पर प्रेजेंट है मेरे पास? अब ज्यादातर मॉलिक्यूल्स मेरे पास प्रेजेंट है वाटर की सरफेस पे। तो जो इसमें डिसॉल्व हो रहे हैं, जो इसके अंदर जा रहे हैं, वो अब आपके पास बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाया। देखो यहां पर ना एक इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करता है। वो कैसे काम करता है? जब आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स यहां से निकल करके ऊपर की तरफ जाएंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इवेपोरेशन, और वापस जब कंडेंस होकर के इसमें आएंगे, जब ये वापस कंडेंस होकर के इसमें आएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम लोगों के पास एक पूरा टॉपिक है जिसका नाम वेपर प्रेशर है, तो उसको वहां पर और अच्छे से समझेंगे। अभी क्या हो रहा है, जो आपके पास डिसॉल्व्ड गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं जो एंटर कर रहे हैं, उसी रेट से कुछ बाहर भी आ रहे होंगे। ठीक है, फिर कुछ एंटर कर रहे हैं, कुछ बाहर आ रहे हैं। तो क्या मेरे पास एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया इन दोनों प्रोसेस में? क्या मेरे पास यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो रखा है? मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, उसी के साथ साथ अंदर जा रहे हैं इसमें डिसॉल्व होने। तो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स जो अभी ऊपर एयर गैप में प्रेजेंट थे, प्रेशर बढ़ाते हैं, आपने देखा कि अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ गए। इसलिए आप नेक्स्ट वाले डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मोर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स है गैस के वो प्रेजेंट है आपके सॉल्वेंट में, और ऊपर एयर गैप में कम प्रेजेंट है, और अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? प्रेशर बढ़ाने से जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है किसी पर्टिकुलर लिक्विड में वो बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग यहां पर सिंपली ये चीज लिख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड्स में, वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने पास प्रेशर के। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब ये चीज होती कैसे है, इसके ऊपर पूरा हमारे पास एक फिर बनेगा हेनरीज लॉ। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि अभी आज हम लोग इसको सिर्फ इतना ही कवर करेंगे यहाँ पर कि ये जो प्रेशर है गैस का वो इंक्रीज करा, उसके कारण उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने पे समझ आया आपको? प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ज्यादा जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है सरफेस के पास आ गए। ठीक है, पहले यहां पर जो सरफेस को लीव कर रहे थे मॉलिक्यूल्स और सरफेस से जो एंटर कर रहे थे, उन दोनों के बीच में काफी गैप था। पर अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जिस नंबर से लीव करेंगे वो उसी नंबर पे एंटर भी कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश होगा, और प्रेशर बढ़ाने पे अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इस गैसेस के इस लिक्विड की सरफेस में एंटर कर पाएंगे। तो ये होता है अपने पास प्रेशर का रोल। बाकी इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हेनरीज लॉ को। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको इस सॉल्युबिलिटी गैसेस की अच्छे से समझ आई होगी। फिर जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहने वाली है हेनरीज लॉ के ऊपर।